Hello everyone, welcome to my channel Success Studies with CA Keshav Chapta. So in this video, I'll be revising chapter number 2 for class 12, that is Principles of Management. And as I said that हमारी ये जो रिवीजन होगी ये क्विक रिवीजन होगी. तो इसमें हम अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं रखेंगे, रेदर मेरा फोकस रहेगा कि चैप्टर का एक ओवरव्यू देना, चैप्टर की लर्निंग लेना. ठीक है, लर्निंग इन टर्म्स ऑफ कि आपको जो चीज आपको याद करने में दिक्कत हो रही है, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को 2 बार देखो और वो चीज आपके माइंड में घुस जाए. ठीक है, तो प्लीज देखो तो एकदम फोकस के साथ देखना एंड आई विल ट्राई कि चीज आपके माइंड में बैठ जाए. ठीक है, so without wasting any time, I'll start with chapter number 2 for class 12, Principles of Management. I'm sharing the screen with you. Okay, so here it is. Chapter का नाम already बता दिया है. I am ready to go and I am excited to start the chapter for like revision. And okay, so let's go with it. चैप्टर का नाम है जी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. एंड सबसे पहली चीज समझनी है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइडलाइंस है. बेसिकली दे आर द गाइडलाइंस. किस लिए? जो आपको गाइड कर रही है किस चीज के लिए? डिसीजन मेकिंग के लिए. एंड और इन्फ्लुएंस करती है मैनेजर के बिहेवियर को. So what are principles of management? Principles of management are the broad and general guidelines for decision making and behavior of the managers. I think याद हो गई है, मुझे हो गई है बॉस. क्या है principles of management? Are broad and general guidelines for किस चीज के लिए? दो चीजें, decision making and behavior of the managers. Right? Derivations of management principles. Management principle ड्राइव कहाँ से हुआ जी? आए कहाँ से हैं? मैंने कहा दो चीजों से, experimentation and observation, and first experimentation and second observation. So experimentation and observation are the two derivatives of management principles. सर क्या होते हैं ये दो? मेरा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस नहीं है, बट ठीक है, स्लाइट नॉलेज मैं आपको देते हुए चलूंगा. एक्सपेरिमेंटेशन मतलब आज किसी ने एक प्रिंसिपल यूज किया, मतलब किसी ने एक मेथड यूज किया, ठीक है, और उस मेथड को यूज करके वो फेल हो गया. फिर उसने एक और मेथड यूज किया और उस मेथड से उसको रिजल्ट्स भी मिले. तो उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स, जो उसने एक्सपेरिमेंट्स करे कि पहले ये यूज किया फिर ये यूज किया, उसके थ्रू उसको समझ आया कि हाँ, अगर मैं ऐसी सिचुएशन में इस चीज को फॉलो करूंगा तो इट कैन गिव गुड रिजल्ट. सो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बना दिया. सिमिलरली ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कोई चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू करी कि अच्छा इस सिचुएशन में अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो इट विल गिव अस अ गुड रिजल्ट. तो ये ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने कुछ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बना दिए. नेक्स्ट आता है जी नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल का नेचर किस तरह का है जी, है कैसा, जरा आओ उसे जान लेते हैं. हमने कहा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं बॉस, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज एंड नेचर. मतलब सर ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बड़ी हो, क्या काम कर रही है वो हमें फर्क नहीं पड़ता. मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई किए जा सकते हैं. जनरल गाइडलाइंस स्टार्टिंग में ही बताया जब हमने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन पढ़ी. व्हाट आर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स? दे आर द जनरल गाइडलाइंस. बेसिकली वो कहता है कि ये जनरल गाइडलाइंस है जिनको आपको एज पर द सिचुएशन डिमांड आपको इनको चेंज करना पड़ता है. मतलब वो कहता है सर ये आपके लिए एक स्ट्रेट जैकेट नहीं है. मतलब ये नहीं है कि यूज किया, आई मीन उठाया और यूज कर लिया. आपको चेंजेस, अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, कोई बिकॉज हमारा एनवायरमेंट डायनामिक है, तो कोई भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इन प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकते हैं. तो इसी के साथ मैं एक पॉइंट नंबर 4 को लिंक करूंगा, फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो रिजिड नहीं है. ऐसा नहीं है कि एज इट इज यूज होंगे, आप इनको चेंज करके यूज कर सकते हो, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसे मोल्ड कर सकते हो और यूज किया जा सकता है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पॉइंट कवर जी. पॉइंट नंबर 3, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ऊपर पढ़ लिया था डेरिवेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, यही बताया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन से आते हैं. मेनली बिहेवियरल, मतलब वो ह्यूमन बिहेवियर को डील करते हैं. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको बताते हैं कि यार एक ह्यूमन बिहेवियर जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, आपको इसको कैसे टैकल करना है, आपको किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर को मैनेज करना है ताकि आप उनको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकें. उसके बाद आता है जी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप.
मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मकसद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। सर ये मतलब क्या हुआ कॉज एंड इफेक्ट का, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इस तरह से आपको गाइडेंस देंगे कि अगर दिस इज द कॉज, मतलब अगर ऐसा हुआ तो यू नीड टू रिएक्ट दिस वे। इसका तोड़ है, होता ना, यहाँ से एक धनुष आया, यहाँ से एक धनुष आया, ठुम पक, ठीक है, महाभारत रामायण देखा होगा। तो यही चीज है क्या, कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको इस तरह से प्रिपेयर कराना चाहते हैं कि अगर दिस इज द कॉज, आप ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करो, आप इस सिचुएशन को टैकल कर पाएंगे। ठीक है। कंटिंजेंट, वो कहता है कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है उनको, उनकी एप्लीकेबिलिटी को आपको चेंज करना पड़ेगा। वो डिपेंड करेगी कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट किस तरह है, आपके आसपास की सिचुएशंस किस तरह की हैं। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है जो कि हमें पता नहीं है अभी, तो वो यही कह रहा है, देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग कंडीशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको इनको मोल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। फटाफट से गोइंग बैक, मैनेजमेंट प्रिंसिपल पढ़ लिया था, होता क्या है, दीज आर द जनरल गाइडलाइंस या ब्रॉड गाइडलाइंस जो कि क्या करती है, डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स के लिए दी जाती हैं। डेरिवेशन इसके एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन से। नेचर किस तरह के हैं हम इसे जान चुके हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइंस से लिंक किया हमने फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, बिहेवियरल एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप प्लस कंटिंजेंट। ठीक है। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस लाइन को, जो इसके नीचे लाइन लिखी है अभी के लिए इग्नोर कर देना, बट मैं आपको बताऊंगा कैसे काम आएगी आपकी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। वो कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो मैनेजर्स को, मतलब वो मैनेजमेंट को कुछ रिक्वायर्ड नॉलेज देती है, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज करती है, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज करवाती है। तो जब उनके पास वो रिक्वायर्ड नॉलेज आ जाती है तो वो उनको हेल्प कर रही है कि जो उनके विजन्स है वो उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। तो व्हाट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डूइंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर गिविंग देम required knowledge, increasing their understanding, increasing their capabilities. That's what management principles are doing. They are like providing the managers with the useful insights into reality, मतलब उनकी knowledge management. Second, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। वो कहता है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको इस तरह से गाइड करेंगे कि आप अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली और अच्छे से यूटिलाइज कर सकेंगे। तो देखो, समझने पे फोकस नहीं, लर्न करने पे फोकस रखो, समझते हुए चलो, समझते हुए लर्न हो जाएगा। क्या कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों इंपॉर्टेंट है यार, वो मुझे अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं जिससे मेरी जो यूजफुल इनसाइट्स, मतलब मेरी जो मैनेजर्स को जो है वो यूजफुल इनसाइट्स देते हैं ताकि वो इन चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट कर सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प कर रहे हैं कि मैं अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली यूटिलाइज करूं। साइंटिफिक डिसीजंस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं दे आर नॉट बायस्ड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है साइंटिफिकली प्रूवन होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू आते हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू आते हैं, तो मुझे ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, सो दे हेल्प इन मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। कि जो मेरा एनवायरमेंट डायनामिक है वो चेंज होता रहता है, उसको अडेप्ट करने में, उसको रिस्पॉन्ड करने में भी मेरे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेरी मदद करते हैं। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प नहीं करते, वो साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझाते हैं और उसको भी फुलफिल करने में मेरी मदद करते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है जी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, समझो एजुकेशन होती है जब हम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग जब एम्प्लॉयमेंट आपकी हो जाती है तो आपको ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाती है। एंड रिसर्च इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, चलता रहता है। तो इन तीनों जगह पे भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का यूज होता है। एजुकेशन के टाइम को आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, ट्रेनिंग के टाइम पे उन्हीं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को आपको पढ़ाया भी जाता है और साथ साथ उसकी इंप्लीमेंटेशन भी सिखाई जाती है। और रिसर्च में उन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को यूज करके उनको और किस तरह से कमेंट किया जा सके, मॉडिफाई किया जा सके और बेटर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स लाए जा सके, इस पे फोकस रहता है। तो इसको लर्न करने के लिए मैंने आपके लिए एक टेक्निक दी है, साइंटिफिक डिसीजन। मतलब अगर मैं आपसे कहूंगा बेटा आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताना है, तो आपको एक लाइन याद करनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स is scientific decisions are based on reality and optimum utilization of changing environment and social responsibility.
to provide management training. क्या बोला मैंने? Scientific decisions are based on reality and optimum utilization किसकी? Of changing environment and social responsibility. किस लिए? To provide management training. अब इससे मेरे सारे पॉइंट निकल के आ जाएंगे जी. Scientific decision, point number 3, based on reality. Reality से मुझे याद आया first point, provide managers with the useful insight into reality and optimum utilization of changing environment. Point number 2, optimum utilization and effective administration changing environment, meeting the changing environment requirements. Point number 4, and social responsibility. Point number 5, fulfilling social responsibilities. To provide management training is the last point. Management training, education and research. क्लियर है यहाँ तक? चले आगे. चलो सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यार आज की क्लास में. सो यस, फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब जी दो बंदे हैं, फेयोल एंड टेलर. फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, आई गेस 14 प्रिंसिपल्स हमें कवर करने हैं, राइट? फिर टेलर के प्रिंसिपल्स पे जाना है. तो फेयोल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है जी? पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, इसमें आपको ऐसे याद नहीं करने 1 to 14 कौन से हैं. कोई भी एक प्रिंसिपल आपको बोल दिया जाएगा पेपर में, या कोई भी 2 प्रिंसिपल्स 3 प्रिंसिपल्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएंगे. तो डिवीजन ऑफ वर्क कहता है कि एक पर्टिकुलर काम के छोटे 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 टुकड़े कर दो, उनके छोटे छोटे टास्क बना दो, और हर टास्क उस बंदे को असाइन करो जो उसको करने के लिए कैपेबल है. तो उससे क्या होगा? आपके रिसोर्स इफेक्टिवली यूटिलाइज होंगे, आपकी वेस्टेज नहीं होगी. तो दिस इज द मोटिव ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क क्या कह रहा है? ये बड़े काम के छोटे 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 टुकड़े करो और उन बंदों को असाइन करो जो उसको करने के लिए कैपेबल है. सेकंड आता है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट क्या कहता है जी? रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब समझ लो, अथॉरिटी का मतलब समझ लो. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, उस पर आपने एक काम करके देना है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एंड अथॉरिटी का मतलब होता है आपको कुछ पावर दे देना. तो ये पॉइंट कहता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में देयर शुड बी अ बैलेंस. मतलब मैंने आज आपको एक काम दिया कि भाई तुझे मुझे शाम तक ये काम कंप्लीट करके देना है, तो आप कहोगे सर ये काम कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ पावर्स दो. मतलब इतनी पावर्स दो कि मैं इस काम को जब करने लगूं तो मेरे पास कोई, अगर मुझे कोई डिसीजन लेना है तो मुझे बार बार आपके पास ना आना पड़े या किसी और के पास ना जाना पड़े उससे उसकी परमिशन मांगने के लिए. तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहा है. तो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस तरह से मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उसके अगेंस्ट उसको उसकी रिक्वायर्ड अथॉरिटी भी मुझे देनी चाहिए. ना ही अथॉरिटी ज्यादा होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए अथॉरिटी से. अथॉरिटी ज्यादा हो गई तो लोग मिस यूटिलाइज करेंगे, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई और अथॉरिटी कम हुई तो वो आपको कोई भी रीजन दे देगा कि सर इसलिए मैं अपना काम नहीं कर पाया. तो आप प्लीज मुझ पे पिन पॉइंट मत कीजिए. ठीक है भाई? ओके. सो थर्ड इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन पॉइंट से समझ आ रहा है ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हर रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए. अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा? आपके रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज होंगे, आपको आपकी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी, एंड ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ वर्किंग होती रहेगी. फोर्थ, हॉट. हॉट मतलब पूछा जाता है. फोर्थ एंड फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है वन हेड एंड वन प्लान. मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, भाई आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए. वो होता है ना कि मतलब आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए चलना किस डायरेक्शन में है. आपका एक डिपार्टमेंट किसी और गोल की तरफ जा रहा है, एक डिपार्टमेंट किसी और गोल की तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन अपना फाइनल गोल अचीव कर पाएगी या नहीं हमें नहीं पता. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि यू शुड हैव अ डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपको अपने एफर्ट्स देने हैं, और आपका हर डिपार्टमेंट हर इंडिविजुअल उसी डायरेक्शन में काम करेगा, तो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता. समझे? कोई नहीं रोक सकता. ओके. यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि भाई एक बंदे का एक ही बॉस होना चाहिए. वन ऑर्डर्स फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली. मतलब वन सबऑर्डिनेट का वन सुपीरियर होना चाहिए. सर अगर डुअल बॉस हो गए, अरे यार डुअल बॉस हो गया तो मतलब मैं बॉस हूँ एक, ये मतलब ये और ये बॉस है, मैं एम्प्लॉय हूँ, इसने भी मुझे काम दे दिया, इसने भी मुझे काम दे दिया. अब मैं दोनों का काम अवॉइड कर सकता हूँ. इसको कहूंगा कि सर मैं तो इन सर का काम कर रहा था, इनको कहूंगा सर मैं तो इस सर का काम कर रहा था. तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता हूँ. या फिर दोनों ने मुझे काम दे दिया, दोनों ने मुझे डेडलाइन दे दी, यार मेरे लिए तो बर्डन हो गया ना, दोनों ने कहा आज ही काम चाहिए भाई, मैं फंस गया. और इसके रिजल्टेंट क्या होएगा? ना मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा और ना मैं ये काम अच्छे से कर पाऊंगा. तो ये प्रिंसिपल इसलिए बना कि भाई एक बंदे के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डुअल रिपोर्टिंग हो जाए. ठीक है. 6 पॉइंट,
सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, वो कहता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट है और ये जनरल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इस तरह से मोल्ड करो कि ये जनरल इंटरेस्ट में कैद हो जाए, मतलब जनरल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर कभी इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो जनरल इंटरेस्ट में प्रिवेल नहीं कर पाता, इसके अंदर नहीं आ पाता, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कहीं फेंक देना और हमारा जो जनरल इंटरेस्ट है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उस पर फोकस करना। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर इंडिविजुअल्स के गोल को प्रायोरिटी देनी है। और हम कहते हैं कि भाई हम इंडिविजुअल को समझाते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव होंगे तो तुम्हारे गोल्स अपने आप अचीव हो जाएंगे। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो कहता है हर एम्प्लॉय को फेयरली ट्रीट करना, आपको हर एम्प्लॉयज को फेयर रेम्यूनरेशन देना है, जितना उससे काम करा रहे हो उसके बेसिस पे आप उसको रिवॉर्ड भी करो। अदरवाइज जो मेरा एम्प्लॉय है वो अनसेटिस्फाइड रहेगा, जॉब छोड़ देगा तो आपको नया बंदा लाना पड़ेगा, नया बंदा लाओगे तो फिर आपके रिसोर्सेज, आपकी कॉस्टिंग इंक्रीज होगी और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन खराब हो जाती है अगर उसका एम्प्लॉय टर्नओवर जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब एम्प्लॉय छोड़ के जाते रहते हैं, तो नहीं होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कीपिंग द डिसीजन मेकिंग पावर्स इन वन हैंड, मतलब सारी चीजें मैंने कंट्रोल यहाँ पे ले रखा है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अपने हाथ खोल दो जी, इसको भी कंट्रोल दो, इसको भी कंट्रोल दो, इसको भी कंट्रोल दो, हाँ ओवरऑल कंट्रोल अपने पास रखो। अल्टीमेट बॉस तो मैं ही हूँ भाई, बट मैंने अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कुछ पावर दे रखी है कि इस काम को ऐसे निपटाओ, तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, एचआर डिपार्टमेंट अलग, कि करो काम यार, मुझे मुझे रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होती है। उसके बाद आता है, और ठीक है ये हमने कवर कर लिया। फिर आता है जी स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है, जो हायरार्की जो है वो टॉप से बॉटम चलती है, मतलब सबसे ऊपर टॉप लेवल का बंदा होगा, फिर मिडिल लेवल का बंदा होगा, फिर लोअर लेवल का बंदा होगा, ठीक है। उससे भी लोअर हो सकता है, मिडिल लेवल में दो भी हो सकते हैं, और आपको इन्हीं सीक्वेंस में बात करनी है कि आप सबसे नीचे हो, आपके ऊपर बॉस है, उसके ऊपर एक और बॉस है, उसके ऊपर एक और बॉस है, ऐसे ऐसे करके ये एक हायरार्की होती है। तो स्केलर चेन आपको फॉलो करनी पड़ती है, ये एक कम्युनिकेशन की चेन होती है जो आपको फॉलो करनी पड़ती है। इसी में एक चीज आती है जी गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक का मतलब होता है कि जो सेम लेवल के एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि एक डिपार्टमेंट, ये मेरा बॉस है, ये बॉस है, ये एक डिपार्टमेंट है, मतलब जिसमें ये बॉस एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे, ऐसी एक और डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, तो ये इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। अब ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, ये दोनों सेम लेवल पे हैं, तो वो कहता है दो डिपार्टमेंट के बंदे जो सेम लेवल पे हैं वो आपस में डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दिस इज गैंग प्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट आता है जी ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहता है कि हर चीज की एक जगह होनी चाहिए, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज कहाँ पे होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या मतलब चाहे वो एक ह्यूमन रिसोर्स हो या फिर वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो। मतलब अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में प्रिंटर है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई प्रिंटर की यही जगह है, कभी प्रिंटर यहाँ पड़ा है, कभी वहां पड़ा है, या आपके ऑफिस में स्टेशनरी का सामान पड़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि अरे सीधा यहाँ से, यहाँ से स्टेशनरी उठा ले। ह्यूमन रिसोर्स, मुझे पता होना चाहिए कि भाई मुझे आगे कहाँ पे बैठना है, एक दिन मैं यहाँ बैठता हूँ, अगले दिन आता हूँ तो यहाँ तो ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, अब मुझे अपनी जगह ढूंढनी पड़ेगी दूसरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव अ सेपरेट स्पेस फॉर एवरीवन, सबको पता होना चाहिए कि मुझे रोज आके यहाँ पे बैठना है। उससे क्या होगा, डिसिप्लिन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में और चीजें तरीके से होंगी। स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सोनल, वो कहता है कि आपको एवरी पॉसिबल एफर्ट्स लेने हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहे, मतलब एम्प्लॉयज लेबर टर्नओवर ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहने चाहिए, उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दो काम करने के लिए, और कभी कभी उन्हें कुछ बेनिफिट भी दो ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहे। इक्विटी, इक्विटी वो कहता है फेयर ट्रीटमेंट टू एवरी एम्प्लॉयज, कि हर एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, ठीक है, इस तरह से मतलब उनको फेयर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। इनिशिएटिव में वो क्या कहता है, इनिशिएटिव में कहता है कि भाई आपको अपने एम्प्लॉयज को एंकरेज करना है कि वो भी आपके जो प्लानिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसमें इन्वॉल्व हो, ठीक है। आप उनको मौका दो, उनको कहो यार आपके इनपुट्स आर मोस्ट वेलकम, आप आओ ऑर्गेनाइजेशन में अपने इनपुट्स दो, आपकी खुद की कंपनी है यार, आप अगर आप उसमें इनपुट्स नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा, एटलीस्ट उन्हें ये बोलो। उससे क्या होगा, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, उसको आपके साथ एक अटैचमेंट रहेगी, आपके साथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कि यार हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है, कोई छोटा डिसीजन लेना होता है हमसे भी पूछा जाता है कि यार अपने इनपुट्स दो, भले उनके इनपुट सुन के आप इग्नोर कर दो, बट स्टिल उनको क्या लगता है कि हाँ सर ने सुना, ठीक है नहीं माना कोई बात नहीं, हर
चीज की बात नहीं मानी जा सकती, मेरा ओपिनियन कुछ है, उनका ओपिनियन कुछ है, बट एटलीस्ट उन्होंने मेरा ओपिनियन दिया, ठीक है। तो लेट देम टेक इनिशिएटिव। स्पिरिट दे कॉप्स क्या कहता है कि भाई देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट, देयर शुड बी अ टीम स्पिरिट। तो यही चीज कहता है कि भाई आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक फीलिंग ऑफ टीम कि भाई मैं एज ए टीम काम करता हूँ, ये अपने एम्प्लॉयज में लानी है। और अगर आपने ये अचीव कर लिया और अगर एम्प्लॉयज साथ साथ चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करना मेरे लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। स्मूथ वर्किंग आती है ऑर्गेनाइजेशन में, यूनिटी के साथ काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी टेलर भाई साहब। टेलर जी ने कहा जी मेरे भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है, इसको भी लर्न करने के लिए मैंने एक टेक्निक बनाई है, साइंस हार्मोनी के साथ कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट करेगी। सर इसमें टेक्निक बनाई, ऊपर वाले में क्यों नहीं बनाई? क्योंकि वो 14 प्रिंसिपल्स है यार, एक साथ ऐसे नहीं आएगा कि फेयोल के सारे प्रिंसिपल लिखो, बट हाँ ये आ सकता है कि प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि 4 ही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। तो साइंस हार्मोनी के साथ कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट करेगी। तो साइंस मेरा पहला पॉइंट है, हार्मोनी मेरा सेकंड पॉइंट है, कोऑपरेशन थर्ड पॉइंट है एंड डेवलपमेंट फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, साइंस हार्मोनी के साथ कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट करेगी, ठीक है बॉस, ठीक है। पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, वो कहता है कि भाई जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो साइंटिफिकली प्रूवन होने चाहिए, एज कंपेयर टू पहले क्या होता था, रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब या फिर हम उसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि ये करके देखो हो गया तो ठीक, वरना ये करके देखना, ये करके देखो हो गया तो ठीक, वरना तीसरी चीज करके देखना। तो वो कहता है साइंस जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए दैट शुड बी साइंटिफिकली प्रूवन, वो एक्यूरेट होने चाहिए। आपको उसको पहले प्रॉपर स्टडी करके एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल बनाना चाहिए कि हाँ ऐसी सिचुएशन में ये काम करेगा, वहां पे फिर हिट एंड ट्रायल नहीं आना चाहिए। तो मेक साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द जॉब इंस्टेड ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड को रिप्लेस कर दो और साइंस मतलब साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस पे फोकस करो। उसके बाद कहता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब कि आपको मैनेजमेंट में हार्मनी चाहिए, मतलब कि स्मूथ वर्किंग चाहिए, लोगों में कोई डिस्प्यूट्स ना हो, लोगों मतलब मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, दोनों में हार्मनी होना चाहिए, पीस होना चाहिए। अगर होगा तो स्मूथ वर्किंग रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगी, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएगी, इफेक्टिव वर्किंग कर पाएगी, एफिशिएंट वर्किंग कर पाएगी। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि वो कहता है कि ये एक्सटेंशन ही है हार्मनी का। मतलब वो तो हमने कहा कि भाई पीस होना चाहिए, बट पीस के साथ अगर कोऑपरेशन भी है, मतलब साथ में मिलके चलते हैं, देयर इज यूनिटी अमंग द एम्प्लॉयज, देयर इज यूनिटी अमंग एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज मैनेजमेंट को समझते हैं, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को समझती है और साथ में चलते हैं हमेशा, हाथ हाथ ऐसे हाथ पकड़ के चलो 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 ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करेंगे। तो वो कहता है यही तो चाहिए बॉस, देयर शुड बी कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब आई पे फोकस मत करो, आई को रिप्लेस कर दो किससे, बी से। आई को रिप्लेस कर दो बी से। अब हम ये बोलेंगे हम कहते हैं ना वी शैल ओवरकम, आई शैल ओवरकम नहीं, वी शैल ओवरकम, साथ में करेंगे यार, सब कुछ कर लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, वो कहता है कि आपको वर्कर से सिर्फ काम नहीं करवाना, आपको उनको डेवलप भी करवाना है, उनकी ग्रोथ पे भी ध्यान देना है, उनकी डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है। दे शुड बी अ बेटर पर्सन टुमारो। आज अगर उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन इंडिविजुअल जब ज्वाइन किया तो उनकी ग्रोथ पे भी आपका एक फोकस होना चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भी, मतलब प्रोफेशनली भी एंड एज वेल एज अ पर्सन भी ही शुड इम्प्रूव, ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यहाँ पे हमने कर लिया है कवर। लास्ट टॉपिक हमने इसका करना है जी, लास्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। चलो जी फटाफट करते हैं। स्पीड, स्पीड तो मेरा मतलब की फोकस है जी, स्पीड नहीं छोड़ने, ठीक है। ओके, सो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहती है कि टेलर ने सजेस्ट किया देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स। सबसे पहले आती है जी फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप कहती है जी हर वर्कर के ऊपर देयर शुड बी अ सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट। 8 स्पेशलिस्ट को वैसे चार चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया, प्रोडक्शन एंड प्लानिंग। तो बात करते हैं, मैंने 8 कैटेगरी यहाँ पे लिख दी है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होना चाहिए, वो क्या करेगा, वो ड्राफ्ट करेगा इंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए कि भाई आपको क्या 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 चीजें करनी है। रूट क्लर्क, रूट क्लर्क बताएगा कि भाई प्रोडक्शन किस तरह से की जाएगी, मतलब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो ये डिफाइन करेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, ये डाटा मेंटेन करेगा कि भाई कितना हमें टाइम जो है वो लग रहा है और क्या हमारी कॉस्टिंग उस पर आ रही है। डिसिप्लिनरियन, नाम से पता चलता है जैसे लाइब्रेरियन होता है, वो डिसिप्लिनरियन क्या करेगा भाई, इंश्योर करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना चाहिए।
फिर वो कहता है जी स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या करेगा? स्पीड बॉस ये ध्यान रखेगा कि जो हमने टास्क हाथ में लिया है वो टास्क जो है वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट होना चाहिए। गैंग बॉस, गैंग बॉस क्या करेगा? वो हमेशा ये मेक श्योर करेगा कि जब भी आपको जिस भी टूल की, जब भी आपको जिस भी मशीन की जरूरत है वो उसको अवेलेबल कराएगा। रिपेयर बॉस क्या करेगा कि जो जो टूल्स और मशीन्स अवेलेबल हैं, अगर उसमें छोटा सा भी डिफेक्ट आता है तो ये रिपेयर बॉस क्या करेगा? वो उसको फटाफट से रिपेयरिंग करवाएगा उसकी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर चेक करेगा जी क्वालिटी ऑफ वर्क। पुलिस इंस्पेक्टर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में इंस्पेक्टर वो इंस्पेक्शन करेगा कि जो भी आपने काम किया है वो अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये फोकस रहेगा। तो वो कहता है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये जो फंक्शनल फॉर्मैनशिप, ये जो टेक्निक है ये फैक्ट्री लेवल के लिए है, ठीक है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप। स्टैंडर्डाइजेशन रेदर, इसकी सारी टेक्निक्स जो है फैक्ट्री लेवल के लिए। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। वो कहता है आपको हर काम का एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। मतलब अरे इंसान को पता तो होना चाहिए कि इसको करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फिर आप उसका कंपैरिजन करना उसके एक्चुअल तरीके से। जैसे कि मैंने कहा इस चैप्टर को खत्म करने का स्टैंडर्ड टाइम है जी 1 आवर। 1 आवर में आपको इस चैप्टर को खत्म कर देना है और आपने किया 2 आवर्स में, तो मैं कहूंगा नहीं जी स्टैंडर्ड टाइम 1 आवर, आपने 2 आवर में किया। और एक ने बच्चे ने कर दिया हाफ एन आवर में, मैं कहूंगा वाह बेटा बहुत बढ़िया, 1 घंटे का काम तूने आधे घंटे में कर दिया। तो मुझे स्टैंडर्डाइजेशन मतलब स्टैंडर्ड्स पता तो होने चाहिए। एंड सिंप्लीफिकेशन, वो कहता है वर्क शुड बी सिंप्लीफाइड। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए सर अगर मैं राइट लेफ्ट राइट, आपने कहा सर ऐसे जाओ फिर राइट लो फिर ऐसे जाओ पहुंच जाओगे, तो सर अगर मैं सीधा डायगनली जा सकता था तो आपने मुझे ऐसे 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 क्यों भेजा? सर मैं ऐसे ही पहुंच जाता। तो दैट दैट इज व्हाट दे मीन। वो क्या कहते हैं कि आपको वर्क को सिंप्लीफाई करना है। ऐसे मत करो यार, अगर स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है, स्टेप 4 है, उसमें से 2 स्टेप जो बीच के ऐसे हैं कि उनको काम करे बिना भी हम स्टेप 4 पे पहुंच सकते हैं और वो भी उतनी ही एक्यूरेसी के साथ। तो उन 2 स्टेप को एलिमिनेट करो, हटाओ उन्हें, काम को सिंप्लीफाई करते हुए चलो। ओके, मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मकसद है फाइंडिंग वन बेस्ट बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। तो बेस्ट मेथड निकालो। मेथड स्टडी मतलब मेथड निकालो, बेस्ट तरीका निकालो एक काम को करने का, दैट इज मेथड स्टडी। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी में वो क्या बताएगा? वो एक प्रोसेस के वर्क फ्लो को ऑब्जर्व करेगा कि अच्छा इस काम को करने के लिए ऐसे करता है, फिर ये ऐसे करता है, फिर ये ऐसे करता है, इस तरह के इस तरीके से प्रोसेस फ्लो को, मोशन को कंसीडर करेगा और फिर देखेगा उनमें से ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जिसको एलिमिनेट कर देना चाहिए, जिसको हटा देना चाहिए और उसको हटाने के बाद भी काम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो ये मेरे मोशन स्टडी का मोटिव है, ताकि हमारी अननेसेसरी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, वो ना हो, अननेसेसरी मूवमेंट्स हटेगी तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी आपको बताएगी कि एक काम को करने का कितना स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, क्या उसका बेस्ट टाइम होना चाहिए। मतलब एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वेल डिफाइंड जॉब कंप्लीट करने के लिए व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड टाइम। फटीग स्टडी, फटीग स्टडी कहती है भाई कि वो डिटरमिन करेगी कि आपको कितने कितने रेस्ट इंटरवल्स लेने की रिक्वायरमेंट है वाइल परफॉर्मिंग अ टास्क। जैसे कि फैक्ट्री में बंदे काम कर रहे होते हैं तो यार कई बंदे ऐसे होते हैं हर 5 मिनट बाद बाहर चले जाते हैं फूकने कि भाई मैं बस अब यार आई नीड अ ब्रेक मैन, आई नीड अ ब्रेक, बहुत बहुत प्रेशर हो गया, ये हो गया वो हो गया, फैक्ट्री लेवल पे है, चलो चल भाई बीड़ी फूकेंगे यार, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो कितनी ब्रेक्स लेते हैं यार। एक बार एक मतलब ओनर चला गया, उन्होंने कहा यार यार 8 घंटे की जॉब में 5 घंटे तो दोबारा फूक रहा होता है यार, 3 घंटे काम करता है, क्या बात हुई? तो फैटीग स्टडी में यही तो वो बताएगा कि यार कितनी रिक्वायरमेंट है। कि हमने एक जैसे एक स्टडी के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि यार आप ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करने आते हो, आप 9:30 बजे आपने लॉग इन कर लिया, आप 12 बजे के आसपास एक टी ब्रेक ले लो 10 मिनट की, 1-1:30 बजे के राउंड आप लंच करो आधे पौने घंटे का, उसके बाद शाम को फिर से एक टी ब्रेक ले लो। तो ये हमने एक फैटीग स्टडी से डिटरमिन किया कि अगर आप इतने रेस्ट इंटरवल्स लेते हो देन यू आर गुड टू वर्क फॉर 8 आवर्स। उस 8 आवर्स के बीच में आपको ये 15 मिनट का, आधे घंटे का, 15 मिनट का ब्रेक इज इनफ फॉर। ठीक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, वो कहता है कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम फॉलो होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए एक एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक एम्प्लॉय बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है और दोनों की सेम सैलरी है, दोनों की सेम वेजेस है। वो कहता है ऐसा मत करो, जो जिस तरह से परफॉर्म करता है उसके हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए, तभी तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा। एक एम्प्लॉय 8 घंटे की जॉब में 7 घंटे काम करता है, एक एम्प्लॉय 8 घंटे की जॉब होती है उसके बाद ओवर टाइम भी करता है और उसको पैसा वही मिलता है, वो अगली बार से कहेगा ना मैं नहीं कर रहा है, मेरे को क्या पड़ी है, मेरे को कुछ इंसेंटिव देते नहीं है, मेरी वेजेस भी उतनी है जितनी उसकी है, तो वो मोटिवेटेड नहीं रहेगा। तो यू शुड फॉलो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डन जी।
इसी के साथ मैंने अपना इस चैप्टर नंबर 2 को कर लिया है जी खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू कैन राइट टू मी, आई विल बी लाइक हैप्पी टू हेल्प एंड सॉल्व एनी ऑफ योर क्वेरी। एंड इस चैप्टर को जब आप रिवाइज करोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ कमी मुझे रह गई है, मुझे भी फिर से एक बार देखनी पड़ेगी, तो फिर से वीडियो देख लो, या कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको वापस से फिर से देखो। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसी एनर्जी के साथ, उसी फोकस के साथ, जिस तरह मैं आपके साथ चल रहा हूँ, और आप इसे देखेंगे, तो आपको वो चीज कहीं ना कहीं माइंड में बैठ जाएगी। डन? ओके, तो आई साइन ऑफ एंड टेक केयर। कोई भी क्वेरीज होती हैं, सो प्लीज डू राइट, like do write to me, and I'll be happy to solve your queries. Okay then, goodbye.